इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं, स्पेशली फॉर जेईई 2022 एंड जेईई 2023 एस्पिरेंट्स। बेसिकली यहाँ पर हम इनसाइट्स देखने वाले हैं इस चीज़ के कि कैसे तुम अपनी जेईई प्रिपरेशन में से रैंडमनेस को एलिमिनेट कर सकते हो। क्योंकि मैं ये बहुत ही ज़्यादा क्लियरली देख पा रहा हूँ कि 90 to 95% जेईई एस्पिरेंट्स, 90 to 95% वो जेईई एस्पिरेंट्स जो कि जेईई मेंस में सेलेक्ट हो जाएंगे, उनकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा रैंडमनेस है। रैंडमनेस का ये मतलब है कि चीज़ें वैसी नहीं चल रही जैसा तुम उन्हें चलाना चाहते हो। इनफैक्ट तुम्हें ये भी नहीं पता कि चीज़ों को तुम्हें कैसे चलाना चाहिए। तुम्हारे हिसाब से सब अच्छा चलना चाहिए, बट उस अच्छे को चलाने की मैकेनिज़्म क्या है ये तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता। तो यहाँ पर मैं कुछ डेडिकेटेड जेईई एस्पिरेंट्स के लिए एक डायरेक्शन सेट करने वाला हूँ, और बाकी समझदार लोग अपने आप समझ जाएंगे कि इस चीज़ की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। तो दो चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पहला बैलेंस होगा, दूसरी होगी टारगेट। देखो, बैलेंस का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें हैं, पर्टिकुलरली कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें रेगुलरली करनी पड़ती हैं अपनी जेईई प्रिपरेशन को काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रखने के लिए। तो ऐसी कुछ n नंबर ऑफ़ चीज़ें हैं, अब सारी रोज़ करनी है, तो सबके बीच में हमें बैलेंस बिठाना होता है। ऐसा नहीं कि एक बहुत ज़्यादा हो गई और एक बहुत कम हो गई। जितनी रिक्वायरमेंट में वो नीडेड है उतना हमें उन्हें करना है। अब जैसे जनरली ऐसा होता है कि कुछ लोग फिज़िक्स बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, केमिस्ट्री मैथ्स ख़राब हो जाती है। खैर ऐसा तो नहीं होता, ऐसा ज़रूर होता है कि कुछ लोग केमिस्ट्री बहुत कम पढ़ते हैं, मैथ फिज़िक्स ज़्यादा पढ़ लेते हैं, या फिर इसका उल्टा। तो यहाँ पर हम बैलेंस की बात कर रहे हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये तो चलो बड़ी ऑब्वियस चीज़ है, ये मैं तुम्हें नहीं बताने वाला, ये तुम्हें ऑलरेडी पता है कि ऐसा नहीं करना है कि तुम्हें एक किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को प्रायोरिटी बना लेना है। अगर तुम कोर जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर तुम किसी ओलंपियाड को एम करते हो तो वो बात अलग है, पर अगर तुम कोर जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हें तीनों सब्जेक्ट में बैलेंस बनाना है। तो ये तो हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट वाला बैलेंस, है ना। बट इस वीडियो में हम किसी और बैलेंस की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट वाले बैलेंस की बात नहीं करने वाले। तो यहाँ मैं इनकी बात करने वाला हूँ, थ्योरी, रिवीजन और टेस्टिंग के बीच के बैलेंस की। ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो हमें रेगुलरली करनी होती है, फ्रिक्वेंटली करनी होती हैं, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम बाद करनी होती है। जैसे टेस्ट ज़रूरी नहीं है हम रोज़ दें, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम बाद करना होता है। कोई फ्रिक्वेंसी हमें पहले सेट करनी होती है और उस फ्रिक्वेंसी से टेस्ट को देना होता है। और थ्योरी और रिवीजन तो हमें डेली करना होता है। तो कितना टाइम तुम्हें रिवीजन को देना चाहिए, कितना टाइम तुम्हें थ्योरी को देना चाहिए, और कितनी फ्रिक्वेंटली तुम्हें एक 3 घंटे या 6 घंटे के टेस्ट को अटैम्प्ट करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम इस चीज़ में बैलेंस बनाओ। तुम एक्चुअली में डिसाइड करो, समझ रहे हो। एक्चुअली में डिसाइड करने का मतलब तुम्हारे पास कॉन्क्रीट ये लिखा हुआ होना चाहिए कि मैं इतनी देर, भाई 6 घंटे इस चीज़ में दूंगा, 3 घंटे इस चीज़ में दूंगा, 3 घंटे इस चीज़ में दूंगा। और ये जो तुमने 3, 6 लिखे हैं, ये भी तुमने क्यों लिखे हैं, इसके पीछे एक कॉन्क्रीट रीज़न, लॉजिकल रीज़न होना चाहिए। कैसे निकालेंगे भाई लॉजिकल रीज़न? इसके लिए तुम ये कर सकते हो कि तुम एक अलग से पहले तो लिस्ट प्रिपेयर करके रखो उन चैप्टर की जो कि तुम्हें रिवाइज़ करने हैं, और ऐसे चैप्टर जो कि तुम्हारे बैकलॉग्स बन चुके हैं। बैकलॉग्स मतलब इस तरह से बन चुके हैं कि तुम्हें उनकी थ्योरी तक याद नहीं है, तो वो रिवीजन में नहीं आएंगे। वो ऐसे चैप्टर हैं जिनकी तुम्हें पूरी थ्योरी दोबारा से पढ़नी है। और ऐसे कौन से चैप्टर जो कि ऑनगोइंग है ना, ऑनगोइंग तुम किन चैप्टर्स की थ्योरी पढ़ रहे हो अभी, तो इसकी तुम्हारे पास प्रॉपर लिस्ट प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। और ये लिस्ट जो है हम रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं, है ना। क्योंकि मान लो आज तुमने कोई चैप्टर रिवाइज़ कर लिया, तो अब वो लिस्ट में थोड़ी रहेगा, वो तो रिवाइज़ कर लिया तो लिस्ट चेंज हो जाएगी। तो हम थोड़ी डायनेमिक लिस्ट बनाते हैं। हम वेरिएबल्स का यूज़ कर सकते हैं लिस्ट में, चीज़ें टाइम टू टाइम बदल रही हैं, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिमाग लगा के कुछ बनाओ। जैसे मैं अपना शेड्यूल बनाता हूँ तो मैं बहुत सारे वेरिएबल्स का यूज़ करता हूँ। मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा आदत पड़ गई, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने होते हैं। तो जितना तुम यहाँ पर सोफिस्टिकेशन लाओगे उतना ही तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, और उतना ही तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम्हारी जेईई प्रिपरेशन में प्रेसिजन आने वाला है। वरना सरफेस अंडरस्टैंडिंग तो सभी की होती है, मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है, सभी को पता है, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, सब बोलते ही हैं। कोई भी अगर ये बोले ना मेहनत करनी होती है, प्रैक्टिस करनी होती है, बस उसको कुछ नहीं पता। और ये बहुत ही सरफेस अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, क्योंकि वो तुम्हें वो बता रहा है जो पूरी दुनिया को पता है ना। तो यहाँ पर थोड़ा स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर करना शुरू किया जाए, प्रिपरेशन को अपने हाथ में लिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ तो भी होता जा रहा है तुम्हारे साथ और तुम्हारी प्रिपरेशन तुम्हें कंट्रोल कर रही है और तुम्हारी धज्जियाँ उड़ा रही है, और तुम डिप्रेस हुए डोल रहे हो इधर से उधर कि भाई ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये करना है, वो करना है, XYZ। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं हमारे, थ्योरी, रिवीजन और टेस्टिंग, इनकी क्वालिटी को कैसे बढ़ाना है उससे रिलेटेड मैं यहाँ पर 3 पॉइंट्स हाईलाइट करना चाहूँगा। थ्योरी की बात करें तो हमारे पास एक क्वालिटी रिसोर्स होना चाहिए। तुम थ्योरी कहाँ से पढ़ रहे हो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इन सभी ऑप्शन में तुम्हारे पास एक अच्छा थ्योरी का लेक्चर क्या है इसके कॉन्क्रीट रीज़न होने चाहिए। ऐसा नहीं कि पहली बार कोई सर दिखे और वो अच्छे लग गए, बाकी तो हमने देखे ही नहीं है, या फिर बाकी लोगों की ओपिनियन से तो हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो यहाँ पर एक अच्छी थ्योरी का लेक्चर चूज़ करने से पहले देख लो, अच्छे से देख लो,
एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ टाइम दे लो ये डिसाइड करने में कि भाई किसकी थ्योरी एक्चुअली में अच्छी है, और लोगों के रिव्यूज़ देख लो। पर मैं कहूँगा कि रिव्यूज़ पे ज़्यादा डिपेंड मत रहना, क्योंकि तुम्हें रिव्यू कौन दे रहा है? जो खुद अभी तैयारी कर रहा है, उसका कोई अभी रैंक थोड़ी आई है, उसके कोई नंबर थोड़ी आ गए हैं, या फिर उसने कोई ये प्रूफ थोड़ी कर दिया है कि उसे एक्चुअली में ये चीज़ आती है जो उसने उन सर से पढ़ी। मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस जेई की दुनिया में बहुत सारे ओवररेटेड थ्योरी के लेक्चर्स पाए जाते हैं और अंडररेटेड भी हैं ऑब्वियसली। तो एक अच्छा क्वालिटी रिसोर्स चूज़ करके सेपरेटली रख लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं जिसमें थ्योरी पहली बात तो आधे ही पढ़ाई जाती है और आधे दिमाग से पढ़ाई जाती है। इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है कि एक्चुअली में स्टूडेंट को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर दी जाती है जो कि तुम्हें किसी किताब में ही मिल जाएगी। अब इंसान बोल के बता रहा है तो थोड़ी इंटरेक्टिव लगती है और ज़्यादा एफर्ट भी नहीं डालना पड़ता, किताब पढ़ने में रीड करना पड़ेगा, ज़्यादा दिमाग लगेगा, ज़्यादा टेंशन लगेगी। तो डेफिनेटली जिससे तुम पढ़ रहे हो उसमें ये ट्रेट तो होनी चाहिए कि वो इस चीज़ का अलग से ख्याल रखता हो कि जिसे वो पढ़ा रहा है उसे एक्चुअली में समझ आ रहा है कि नहीं, मतलब ये उसके लिए एक प्रायोरिटी हो, नॉट जस्ट कि वो बस आके इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर दे रहा है। ठीक है, तो अच्छा थ्योरी रिसोर्स चूज़ करो। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें इनको बताने के लिए, बट इस वीडियो में इतना हो नहीं सकता। इस वीडियो में मैं बस एक डायरेक्शन सेट करना चाहता हूँ जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैं पूरी प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा तो 10-12 घंटे की वीडियो बन जाएगी जो कि लोग देख नहीं पाएंगे। अगली चीज़ है रिविज़न के लिए शॉर्ट नोट्स बनाना सीखो। ऐसा बहुत कम लोग करते हैं, पर एंड टाइम में शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। शुरू में लगता है यार क्यों बनाएं, या फिर कल बना लेंगे, परसों बना लेंगे, बट एंड में याद आता है कि यार नोट्स तो है ही नहीं। और बड़ी बड़ी तुम्हारी जो नोट्स की कॉपियाँ होती हैं, इसमें एक एक चैप्टर 30-30, 40-40 पेजों का होता है, उनमें तुम क्या घंटा रिवाइज़ करोगे? तो शॉर्ट नोट्स बनाने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाए। शॉर्ट नोट्स से मैं रिलेटेड एक इंसाइट दूंगा कि 1-2 पेज के हमें शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और उनमें सिर्फ क्रक्स बातें लिखी जाती हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें लिखी जाती हैं ना। F=ma या फिर सर्कल की इक्वेशन जैसी चीज़ें शॉर्ट नोट्स में नहीं लिखी जाती। ऐसी चीज़ें जो कि तुम्हें लगता है कि तुम आगे आने वाले टाइम में भूल जाओगे, उसको अपने शॉर्ट नोट्स में उतारो। इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हो गए, रेयर कॉन्सेप्ट्स हो गए, और रेयर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हो गई, उनको शॉर्ट नोट्स में उतारना सीखो। बाकी ये भी अपने आप में इंट्रिगेट चीज़ है, इसके बारे में हम फिर से बाद में कभी डिस्कस करेंगे। लास्ट चीज़ है टेस्टिंग। एक अच्छा टेस्ट पेपर होना चाहिए, एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ होना चाहिए, और टेस्ट की फ्रिक्वेंसी तुम्हें सेट करनी चाहिए। ये जो फ्रिक्वेंसी तुम्हें सेट करनी है ये बहुत ज़्यादा प्रिसाइज़ होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा तुम्हारी प्रिपरेशन पास आती जाती है उतनी ही ज़्यादा तुम्हारी टेस्ट की फ्रिक्वेंसी बढ़ जानी चाहिए। मतलब ऐसा तो होना ही चाहिए कि हर 1 महीने बाद तुम अपने टेस्ट को देने की फ्रिक्वेंसी को बढ़ा रहे हो। और मेरे अकॉर्डिंग मिनिमम 10 दिन में एक टेस्ट होना चाहिए, है ना। कहीं भी हो तुम, कैसी भी हालत है तुम्हारी, 10 दिन में एक टेस्ट तो बनता ही है। और पेपर पास आता जाए तो इस फ्रिक्वेंसी को बढ़ा दिया जाए। टेस्ट पेपर देने की तुम्हें बहुत ज़्यादा गंदी आदत डल जानी चाहिए, है ना। उस प्रेशर को झेलने की तुम्हें बहुत ज़्यादा गंदी आदत पड़ जानी चाहिए। जब बहुत ज़्यादा टेस्ट पेपर दे लोगे तो ये टेस्ट को देना तुम्हारे लिए एक बहुत ज़्यादा नेचुरल चीज़ बन जाएगी। प्रेशर को झेलना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा नेचुरल चीज़ बन जाएगी। और जैसे कि मैंने बोला कि एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ होनी चाहिए। देखो, अच्छी टेस्ट सीरीज़ में बोल रहा हूँ तो मतलब ख़राब टेस्ट सीरीज़ क्या होती है? ख़राब टेस्ट सीरीज़ वो होती है जिसमें रैंडमली सवाल अरेंज कर दिए जाते हैं। मतलब जिसने बनाई है उसने बहुत ही इररिस्पॉन्सिबली बनाई है, रैंडमली आँख बंद करके सवाल सेलेक्ट करके डाल दिए। इस तरह की टेस्ट सीरीज़ मत ज्वाइन करना प्लीज़। और टेस्ट सीरीज़ का जो स्कोर आता है उसमें ये अब काफ़ी ज़्यादा पाया जाने लगा है कि काफ़ी ज़्यादा लोग चीटिंग करके नंबर ले आते हैं। ऑफलाइन में इतना होता था, ऑनलाइन में तो पता नहीं कितना हो गया होगा। तो जो भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करो एक बार उसके अच्छे से रिव्यूज़ देख लेना। यहाँ पर मैं किसी पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज़ को पॉइंट आउट नहीं करूँगा क्योंकि ये वीडियो उस बारे में नहीं है, ये डायरेक्शन सेट करने के लिए फिर से बता रहा हूँ। चूज़ तुम्हें खुद करना है, मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया है, पाथ तुम्हें ट्रैवल करना है। तो ये 3 चीज़ें, थ्योरी, रिवीजन, टेस्टिंग, इन सबसे रिलेटेड मैंने कुछ बातें बताई। जो डेडिकेटेड जेईई एस्पिरेंट है, जिसको लग रहा है कि मैं काम की बातें कर रहा हूँ यहाँ पे, प्लीज़ इनकी जाके एक अच्छे से लिस्ट बना लेना इस वीडियो को देखने के बाद। ट्रस्ट मी, तुम्हारी प्रिपरेशन कल से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, कुछ लेवल्स में डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ये तुम खुद देख लोगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ एटलीस्ट इस वीडियो को देखने वाले 10% लोग तो इस चीज़ को अप्लाई करें। 90% मुझे पता है हमेशा ही ऐसा होता है, आराम करने आते हैं, बिंज वॉचिंग करने आते हैं। बिंज वॉचिंग के लिए यार नेटफ्लिक्स देखो, पासवर्ड में दे दूँगा। एक बड़ी बढ़िया सीरीज़ है स्क्विड गेम, मज़ा आएगा तुम्हें देख के, है ना। बाकी जो पढ़ने वाले हैं तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया बैलेंस के बारे में। बाकी इन सभी टॉपिक्स से रिलेटेड हम कुछ सीरीज़ बनाने वाले हैं ना, मतलब सीरीज़ मतलब सेट ऑफ वीडियोज़, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में ही बहुत ज़्यादा ब्रॉड है ना। थ्योरी अपने आप में बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, रिवीजन अपने आप में बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, टेस्टिंग अपने आप में बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। तो इनकी अलग से हम वीडियो आगे आने वाले टाइम में बनाएंगे, तो अपडेटेड रहना। बाकी अगर तुम कोई पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो अलग से चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में डालना, और उस कमेंट को बाकी सारे लोग लाइक कर देना,
जिससे जो कमेंट सबसे ज़्यादा लाइक्ड होगा मुझे पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को इस चीज़ की, तो मैं उस पर अपने इंसाइट्स शेयर कर दूँगा। तो ये तो भाई हमने बात कर ली बैलेंस की। अब हम टारगेट की बात करते हैं। ये पर्टिकुलरली जेईई 2022 वालों के लिए है, पर 2023 वालों के लिए भी काम आएगा जब वो 1 साल बाद अपनी जेईई प्रिपरेशन में आगे बढ़ जाएंगे। तो पहले से ही सुन लो, बहुत बेटर रहेगा। देखो, तुम्हारे पास 4 जेईई मेंस हैं। यहाँ पर मैं पर्टिकुलरली जेईई मेंस वाले टारगेट की बात करने वाला हूँ। 4 जेईई मेंस हैं, 1 2 3 4। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि पहले जेईई मेंस से पहले सोचते हैं कि या भाई कि मैं यहाँ से पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, मतलब पहला जेईई मेंस आए उससे पहले मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करके रख लूँ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा किसी ने नहीं कहा कि तुम्हें ऐसा करना है ना। थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा स्ट्रेटेजिकली सोचो, तो चीज़ों को मोल्ड कर सकते हो और बेहतर तरह से और ज़्यादा बेहतर अप्रोच डेवलप कर सकते हो, अपार्ट फ्रॉम दिस ऑब्वियस अप्रोच जो कि हर कोई अप्लाई करता है। देखो, यहाँ पर 2 तरह के जेईई एस्पिरेंट होंगे। एक तो वो जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, एक वो जिनकी प्रिपरेशन ख़राब चल रही है। एक बीच के हैं, बीच वालों को मैं मानूंगा कि उनकी ख़राब ही चल रही है, क्योंकि रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन से कम ही आते हैं इन जनरल। तो जिनकी अच्छी चल रही है उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि जेईई मेन 1 दो, बहुत अच्छे से दो जेईई मेन 1, और फिर क्लियर हो जाओ और बढ़िया अपनी 3 महीने एडवांस की तैयारी करो तमीज़ से। पर जिनकी प्रिपरेशन ख़राब चल रही है वो जेईई मेन 1 को टारगेट ना करें। जेईई मेन 1 में फुल सिलेबस को कंप्लीट करने के चक्कर में तुम अपनी प्रिपरेशन को मैसअप कर लोगे। फुल सिलेबस को कंप्लीट करने का मतलब ये है कि जो बैलेंस वाला जो हमारा पॉइंट था उसमें तुम थ्योरी को बहुत ज़्यादा कर रहे हो और रिविजन और टेस्टिंग का टाइम जो है तुमने एलिमिनेट कर दिया, तुमने बैलेंस बिगाड़ दिया। तो जिनकी प्रिपरेशन ख़राब चल रही है, अपनी प्रिपरेशन की क्वालिटी को ख़राब मत करो क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, वरना ऐसा होगा कि सारे चैप्टर तुम्हें आधे आधे याद होंगे। सारे चैप्टर कंप्लीट करने के चक्कर में तुम्हें किसी की भी प्रैक्टिस नहीं होगी ढंग से। तो जिनकी प्रिपरेशन ख़राब चल रही है उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि वो जेईई मेन 3 और जेईई मेन 4 को टारगेट करें। दोनों को टारगेट करें, सिर्फ एक पर्टिकुलर एक को टारगेट ना करें, बट ये करें कि जेईई मेन 3 से पहले हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और अगर जेईई मेन 3 में तुम्हारा अच्छा स्कोर आ जाता है तो फिर 4 को टारगेट मत करो, आगे बढ़ो एडवांस के लिए। अगर 3 में नहीं आता है तो 4 को टारगेट करके रखो, बट ये इंश्योर कर लो कि 3 से पहले तुम्हारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर तुम्हारे पास तुम्हारी जेईई मेन की प्रिपरेशन का टाइम तुम्हें मिल गया और तुम्हारी थ्योरी मजबूत हो गई, टेस्टिंग भी मजबूत हो गई, रिवीजन भी मजबूत हो गया, तुम्हारा कोई हेक्टिक क्रिएट नहीं हुआ। और फिर उसके बाद तुम्हारे पास एडवांस की तैयारी करने के लिए भी टाइम है। डिपेंड करता है, जेईई मेन 3 के बाद फ्री हो जाते हो तो ज़्यादा टाइम है, जेईई मेन 4 के बाद फ्री होते हो तो कम टाइम है, बट स्टिल टाइम तो है। और अगर तुम जेईई मेन 1 को टारगेट करते तो ज़्यादातर लोगों के साथ क्या होता है मैं बता रहा हूँ, उनका पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है, उनकी थ्योरी पूरी ख़राब हो जाती है। थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, शायद वो थोड़ी ज़्यादा थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, बट रिवीजन और टेस्टिंग की धज्जियाँ उड़ जाती हैं और एस्पेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाते। जेईई मेन 1 डेफिनेटली ख़राब हो जाता है। जेईई मेन 1 ख़राब होता है तो वो डिप्रेस हो जाते हैं, बट मोटिवेशन तब भी उनके अंदर होता है कि अगले मैं फोड़ दूंगा, अगले में सोचते हैं वो फोड़ दूंगा, बट फाउंडेशंस जो हैं वो ख़राब हो चुकी हैं। जिस स्टेज पे तुम खड़े हो वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है। अब तुम उस पर डांस करोगे तो वो टूट सकता है ना। कहने का मतलब जो तुमने थ्योरी पढ़ी थी वो तुमने जल्दीबाजी के चक्कर में ढंग से नहीं पढ़ी, जो तुमने रिवीजन किया था उसकी तुमने धज्जियाँ उड़ा दी, टेस्टिंग तो फिर भूल ही जाओ। तो ये जो बेसिक चीज़ें जिनमें बैलेंस बनाना होता है, ये तुम्हारा बेस है। ये बेस जो है अब इस पर तुम डांस नहीं कर सकते, क्योंकि अब जो है ये वीक हो चुका है, करोगे तो टूट जाएगा। तो फिर ऐसे टाइम में जेईई एस्पिरेंट जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहता है। तो ऐसे टाइम में एक मेंटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जो कि सही गाइडेंस दे दे, ऐसे ख़राब टाइम में से भी निकाल के ले आए। बट मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ ये ख़राब टाइम आए ही नहीं, तुम पहले से ही समझदार हो यार। तो अगर प्रिपरेशन ख़राब चल रही है तो बैलेंस को ना बिगाड़ा जाए, जेईई मेंस 3 और 4 को टारगेट किया जाए और फिर एडवांस की तैयारी की जाए लग के। तो यहाँ पर हम अपने टारगेट को कैसे स्ट्रेटेजिकली चूज़ करें ये मैंने इस वीडियो में बता दिया है। और अब तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें इन सब चीज़ों की प्रॉपरली लिस्ट बनानी है और प्रॉपर एक A4 शीट लेके आओ और उस पर सारी प्लानिंग करो अपनी, और अपने टारगेट को भी उस पर लिखो कि एक्चुअली में तुम्हारा क्या टारगेट है। इस पर डिपेंड करेगा कि तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी है। जो जेईई 2023 वाले हैं वो टारगेट वाली जो चीज़ है उसको 1 साल बाद करें, देखें कि भाई इस समय हमारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, 1 साल रह गया या कुछ महीने रह गए हैं, अब कैसे चीज़ों को डिसाइड करना है। डिपेंडिंग ऑन योर प्रिपरेशन स्ट्रेंथ तुम चूज़ करोगे कि तुम्हें पहला जेईई मेन टारगेट करना है या तीसरा चौथा करना है। और जो लोग अपना ये प्लानर बना लें, है ना, जो कुछ स्पेसिफिक पर्टिकुलर लोग हैं जो अपना प्लानर बना लें, इसकी फ़ोटो जो है मुझे ईमेल कर देना। और ईमेल तुम्हारे सामने ये लिखा हुआ है jeisimplified1@gmail.com। अगर उसमें कुछ गलत हुआ तो कुछ लोगों को मैं पर्सनली असिस्ट कर दूंगा, कुछ लोगों को, है ना, सबको नहीं कर सकता। मान लो 500 लोगों ने मैसेज भेज दिया और मैं तो वही एक इंसान हूँ जिसको बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं दिन में, तो कुछ लिमिटेड लोगों को जिनके रिस्पॉन्सेस पहले आएंगे
अब पहले के चक्कर में ये मत करना कि तुम गड़बड़ चीज़ बना लो। बड़ी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ी ही समझदारी के साथ तुम्हें प्लानर बनाना है। अभी बना लो वरना बाद में टाइम नहीं मिलेगा। जो लोग सोच रहे हैं कि थोड़ी देर बाद बनाऊंगा, ध्यान रखना, जब हम ये सोचते हैं कि मैं थोड़ी देर बाद इस चीज़ को बनाऊंगा, इसका मैथमेटिकली मतलब ये होता है कि उस चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी कम हो गई। मैथमेटिकली उस चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी कम हो गई, ये फैक्ट है, अंडरस्टूड है ये चीज़। तो बस जल्दी से वीडियो बंद करो और शुरू करो और मुझे मेल करो।